मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार के तरफ से आज हिंदी विभाग में पुनः रविवार छुट्टी के पश्चात उपस्थित हो रहे हैं। कोरोना वायरस तेज़ी से अपना पांव पसार रहा है। हमें सामाजिक दूरी के साथ साथ कई तरह के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ पठन पाठन में हमें गति देनी है। वक्त बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि आपको न तो खेलने की छूट है, ना आपको घूमने की छूट है, ना आपके लिए कोई ऐसे शौक़ जिसको कहें कि यात्रा करना या कोई स्विमिंग करना, इस तरह की छूट नहीं है। एक तरह के हम सामाजिक प्रतिबंध में ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो इस दौर में आप जुड़ना चाहते हैं तो किताबों से जुड़िए, किताबों से जुड़ जाइए, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी एक तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, दूसरे समय का सदुपयोग होगा। तो समय का सदुपयोग करें। अक्सर लोग लूडो खेलकर समय बिता देते हैं छुट्टी में, तो कृपया पढ़ाई की ओर भी ध्यान दें। केवल लूडो से नहीं काम चलेगा, चेस, कैरम इत्यादि नहीं, बल्कि थोड़ा सा शिक्षण की ओर यानी कि पठन पाठन की ओर भी हम सब गति दें। आइए, आज हम लोग पुनः जो छायावाद पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस छायावाद में आज एक पॉइंट पुनः फिर से उठाते हैं हम लोग। वो जैसे पिछली बार हमने मानवीकरण पर बातचीत की है, आज की बातचीत हम लोग जो रखेंगे वो रखेंगे व्यष्टि से समष्टि की ओर। अर्थात ये कि व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं वो कैसे सामाजिक होती है छायावाद में। व्यक्तिगत परेशानियां कहें या व्यक्तिगत पीड़ा कहें, इसकी हेडिंग है व्यष्टि से समष्टि की ओर। आइए इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। छायावाद के दौर में क्या हुआ कि अक्सर लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर कविता करने लगे। जैसे व्यक्तिगत समस्या कैसी हुई, तो जयशंकर प्रसाद की 3 पत्नियां, तीनों की देहांत हो गई बारी बारी से। निराला के साथ ऐसी कोई समस्या रही कि उनकी पत्नी के साथ साथ नौजवान सुपुत्री जिसका नाम सरोज है, जिस पर उन्होंने पूरी सरोज स्मृति लिख दी, वो सरोज की जो अकाल मृत्यु ने सूर्यकांत को बहुत प्रभावित किया, बहुत पीड़ा से ग्रस्त हो गए। तब उन्होंने, जब पीड़ा से ग्रस्त हुआ व्यक्ति, आप जानते हैं कि या तो बहुत चीख पुकार के साथ चिल्ला करके रोएगा, या कोई रचनात्मक शैली आ जाएगी उसकी। निराला की रचनात्मक शैली उपस्थित हुई। आप जानते हैं कि जब निराला की सरोज नहीं रही तो कमरे में वो लगातार 3 घंटे तक घूमते रहे, किसी से कोई बातचीत नहीं की, मौन पीड़ा उनकी थी, जिसमें उनकी सरोज स्मृति निकल कर आई। मैं तो कहूँगा कि सिलेबस में है या नहीं है उस पर न जाएं, बल्कि लाइब्रेरी से सरोज स्मृति निकालें और एक बार गहन अध्ययन के तहत यानी मन से उसे पढ़ें। बहुत ही रोचक, बहुत ही दर्द से भरा हुआ एक बहुत बड़ी रचना आपके समक्ष है। तो निराला के साथ भी ये व्यक्तिगत समस्याएं नहीं। आप आइए महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ है, चारों की अपनी अपनी समस्या है। महादेवी वर्मा की पति के साथ कुछ अनबन हुई। नतीजा ये हुआ कि देवी कहें कि मैं बचपन में ही अगर मेरी शादी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरे पति कौन है, तो ऐसे पति के साथ मैं रह कैसे सकती हूँ। ये विवाद का कारण बना और फिर बौद्ध धर्म को अपना ली और महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हो गई। लेकिन जो एक खालीपन था, एक दर्द था, दिल में जो जगह थी, उस जगह में उन्होंने रचनाओं को जगह दी और फिर रचना हुई। और पंथ की तो बात ही न करें आप। पंथ का जो पीड़ा है वो हरियाली से भरे हुए क्षेत्र के हैं। उत्तराखंड जो आज नए नाम के तहत है, वो उत्तराखंड के निवासी बहुत हरियाली से भरे हुए, लेकिन उनके पास भी ताज जैसी कविता है, उनके पास भी भाषण जैसी कविता है, उनके पास ऐसी कविता है जिसको कह रहे हैं वो कि अरे तुम क्या गाओगी ये चिड़िया चितकाचों की, कैसे बागों में जाएंगे ऐसी चहक पुकारी। तो वैसी कविता उनके पास। फिर कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पंथ की ऐसी कविता चल रही है। आप समझ सकते हैं कि हृदय में कितना पीड़ा होगा। तो ये पीड़ा से भरे हुए 4 स्तंभ जो व्यक्तिगत रूप से
व्यक्ति जो व्यष्टि है वो समष्टि की ओर जाता है, अर्थात कविता सामाजिक होती है और समाज की ओर इस कविता का जो रुख होता है, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें एक गुलामी की तड़प है। आप देखेंगे कि स्वतंत्रता की एक पुकार है और ऐसी चीज़ों में जब हम चीज़ों को सीधे सीधे नहीं कह सकते तो हम व्यंग में कहते हैं, कभी हम चुटकीली अंदाज में कह लेते हैं, कभी कभी हम नहीं कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़ता है तो कहते हैं कि तुम तो अब विद्वान हो गए हो, बहुत पढ़ लिए। वैसे ही छायावाद की कविताएं भले ही डायरेक्टली नहीं हिट किया, लेकिन आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों को, शासन को बहुत तेज़ी से आक्रमण करती हुई दिखती है। और ये जो जब व्यक्ति अपने सामाजिक रूप में लेता है, आप जानते हैं कि कोई भी जब जन्म लेता है तो वो अकेला आता है, इस धरती पे बिल्कुल अकेला होता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं, उनका एक छोटा परिवार होता है, फिर दादा दादी, नाना नानी, एक बड़ा परिवार हो जाता है, फिर समाज होता है, समाज के बाद आप देखेंगे कि एक देश होता है, देश के बाद एक विश्व होता है। ये पूरी धरा जब उसकी हो जाती है, आप जानते हैं, मैं बातचीत करूंगा अगली क्लास में छायावाद के प्रेम पर, लेकिन तब आप देखेंगे कि यह पूरा विश्व किसी प्रेमी के लिए केवल स्पेशली केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहेगा, वो सामाजिक हो जाएगा। और तब कहेगा, आप फैज़ अहमद फैज़ को देखते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं तेरी दर्द और पीड़ा से, हाँ दुनिया में दुख और तकलीफ़ें तो बहुत हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि ये कशिश कहाँ से होती जो दिल के पार होता, यदि ये दिल के पार ही बर्छी निकल जाती तो फिर दर्द कहाँ होता, मौत हो जाती, ख़त्म हो जाता सब कुछ। लेकिन ये तो जाकर गड़ गई, बर्छी ही गड़ गई, तो दर्द है, पीड़ा है, और यही पीड़ा, यही छटपटाहट छायावाद का एक विशाल रूप, एक बड़ी कविता और एक बड़ा वातावरण बना, जिसमें आप देखेंगे कि छायावाद के बहुत बड़े बड़े जैसे नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, बहुत बड़े बड़े कवि, हालावाद तक जाएंगे आप जब देखेंगे, बच्चन जैसे कवि को देखते हैं, तो रचनाएं बदलती चली गई। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसे सामाजिक हो जाता है जब उसका प्रेम बढ़ता है, जब उसका उत्साह बढ़ता है, जब वो रोचक हो जाता है, तो उसके अंदर एक क्षमता बढ़ जाती है और वो फिर किसी चीज़ को भर्षण की ओर नहीं बल्कि निर्माण की ओर जाता है, वो चीज़ों को निजात करने लगता है, बनाने लगता है। और यही चीज़ें हुई। आप देख सकते हैं कि सरोज स्मृति जो निराला की बड़ी रचना है, उस रचना में आप देखेंगे कि पहले जब कविता की शुरुआत लाइनें आप पढ़ते हैं तो वहाँ निराला टूटते हुए नजर आते हैं। निराला के अंदर बहुत टूटा हुआ हृदय है, लेकिन बाद में एक संतुष्टि है और ये कहते हैं कि तुम नहीं रही लेकिन तुम्हारी याद है और उसी याद के सहारे जीना है। तो एक संतुष्टि है और यही संतुष्टि पूरे छायावाद को बहुत ही सकारात्मक बना देता है, बहुत ही रोचक कर देता है और बहुत मतलब निर्माता, आविष्कारक जो भी कहें साबित होते हैं सारे रचनाकार। और यही छायावाद आज भी इतने रोचक ढंग से, तभी तो इसको रोमांटिसिज्म भी नाम दिया गया। मैं बात करूंगा स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, इन सब चीज़ों पे बातचीत होगी आगे। आज के लिए केवल इतना ही रखें कि छायावाद पहले तो व्यक्तिगत रहा, फिर इसके बाद वह सामाजिक हो गया, अर्थात व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रवेश करता हुआ नजर आया। और इस कविता के दौर ने पूरे समाज को, पूरे वातावरण को अपने में, अपने गिरफ्त में कैद कर लिया। और उस कैद का नतीजा ये हुआ कि यह कविताएं आज भी सार्थक, सुदृढ़ और सफल है। आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।